अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदा यकीनन इस रीजन की एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इसके हवाले से मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि वेस्ट एशिया के नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की एक तरह से बुनियाद रखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की तरफ देखा जाए तो यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि तमाम तर तस्फिया तलब मसाइल जो हमारी मुल्की हैं उन पर भी गहरी निगाह होनी चाहिए और फौरी हल निकालने की ज़रूरत है, ताकि जो बाहर की दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है उसके जो डिविडेंड्स हैं वो पाकिस्तान हासिल कर सके। इससे बढ़कर अब क्या सबूत होगा कि सिस्टम के अंदर से ही आवाज़ आई। वज़ीर दाखिला की जानिब से जो बयान दिया गया और उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई उसमें इन तस्फिया तलब मसाइल का कुछ इस तरह से बयान किया गया कि अब ये निज़ाम नहीं चल सकता, एक तरह से कोलैप्स हो गया है और मज़ीद आगे इस तरह से तो कम अज़ कम नहीं बढ़ा जा सकता। अगर आप सियासी जमातों की तरफ नज़र उठा कर देखें तो इस वक्त जो मुल्क में मौजूद इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, वो आपस में रस्साकशी का शिकार हैं, जबकि अपोजिशन जमातों के अपने बहुत सारे गिले और शिकवे हैं। और इसी असना में जो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है वो एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर चुकी है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद साहब, ये जो सिस्टम की बात हुई और जाहिर है कि ये बात सिर्फ आइसोलेशन में नहीं हुई, इसकी गूंज अब तक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इसको परसीव किया है, जो वो बयान करते हैं वो कुछ इस तरह से है कि वो पहले ही कहते थे कि ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान की रिहाई से मसाइल हल होंगे और यही एक नुक्ता है जिसकी वजह से निज़ाम नहीं चल रहा? देखिए, मसला है क्या? मसला ये है कि आपका पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। और पॉलिटिकल टेम्परेचर क्यों हाई है? पॉलिटिकल टेम्परेचर इसलिए हाई है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो इस वक्त जेलों में है। और इमरान खान को जब आप जेल से निकालते हैं या रिलीफ देते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर नीचे आता है। और सियासी टेम्परेचर नीचे आने से आपकी जो स्टेबिलिटी है सिस्टम में वो नजर आती है। इस वक्त अगर आप देखें तो तमाम तर जो इकदाम हैं वो फायर फाइटिंग है। आप कह रहे हैं जी इंटरनेशनल मीडिया 3 बड़े शहरों के अलावा कवरेज ना करे। आप यहाँ पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको आपने बैन कर दिया। NCCIA रोज जो है वो जर्नलिस्टों के पीछे पड़ा हुआ है, बाहर के लोगों के पीछे जिस तरह से आप कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये फायर फाइटिंग है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और हम 3-4 साल से इसी एक फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं। अगर आपको एक स्टेबल सिस्टम चाहिए पाकिस्तान के अंदर तो फिर आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की सही करनी होगी, कोशिश करनी होगी। और वो तभी मुमकिन है जब आप इमरान खान से बातचीत के लिए तैयार हों और तहरीक इंसाफ को इंक्लूजन देने के लिए तैयार। अच्छा, तो फवाद साहब, जो तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को 27 सितंबर की इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी, कोट अनकोट खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में ये कहा कि अगर नेपाल में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, भारत में हो सकता है, तो यहाँ पर जो नौजवान जिनको उन्होंने टर्म किया है इकबाल के शाहीन, वो क्यों नहीं बाहर निकल सकते? और इस मरतबा वो उन सबको मोबिलाइज भी करेंगे। ये कोई एक दिन की कॉल नहीं है, बल्कि मुतालबात पूरे होने तक ये जारी रहेगी और मुतालबे में ऑफ कोर्स इमरान खान साहब की रिहाई है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ ने सही कॉल दी है? बिकॉज माजी में भी हमने उनकी लॉन्ग मार्च देखी हैं और उनकी इस किस्म की कॉल्स भी देखी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, माजी में भी इस तरह की कॉल्स हुई हैं, चीज़ें हुई हैं। लेकिन कतई नज़र इस बात के कि तहरीक इंसाफ की बात सही है या गलत है, मुझे आप बताइए उनके पास ऑप्शन क्या है? जब आप अपने मुखालफों को कोई स्पेस ही नहीं दे रहे, जब आप तहरीक इंसाफ को वो पार्लियामेंट में आते हैं आप उनकी सीटें छीन रहे हैं, जब आप जाली केसेस से मुकदमों से उनकी जो नशिस्तें हैं पहली जो आपने छीनी आप और कम कर रहे हैं, बोलने आप किसी को नहीं दे रहे, अपोजिशन आप नहीं किसी को करने दे रहे, तो मुझे आप बताइए तहरीक इंसाफ करे इलेक्शन आप नहीं उसको लड़ने देते, इंतखाबी निशान आप नहीं उनको दे रहे। तो जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ अगर ये रवैया रखेंगे तो मुझे बताइए उनके पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि वो एहतजाज में जाएं।
اب وہ احتجاج کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، اس کی ایک اپنے ڈائنامکس ہیں، اور اس کے لیے اپوزیشن کی پالیٹکس کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ ان کا احتجاج ناکام کیوں ہے، اچھا کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. صحیح. لیکن جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، مجھے آپ بتائیے، آپ نے کوئی راستہ اور چھوڑا ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ تو فواد صاحب بالکل ماضی میں بھی آپ کے ساتھ جتنی نشستیں ہوئی اس میں جس قسم کے احتجاج اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں، صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ پوری اپوزیشن کا اگر ہم ذکر کریں، اب اس مرتبہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور شفیع جان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اچھی ڈیولپمنٹس آگے بڑھ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایک بڑا چیلنج دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں؟ کوئی شبہ نہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو، میں نے تو بہت پہلے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو جی ڈی اے کو ساتھ ملانا ضروری ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان، جی ڈی اے اور تحریک انصاف، یہ تین فورسز ہیں پاکستان میں جن کے پاس بہت سبسٹینشیل اسٹریٹ پاور ہے، اور اگر یہ تینوں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ایک جو افیئر ہے وہ بن سکتا ہے. اور بالکل پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان سے اور جی ڈی اے میں پیر بگاڑا صاحب سے کلوز ڈائزن کریٹ کرے، کیونکہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے کہ یہ ان کے قبض آئین والی، وہ تو مکمل نالائق بھی ہے اور وہ ناکام بھی ہو گئی ہے. اچھا رئیس صاحب اور ناصر عباس صاحب تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے نا، تو لہٰذا امپورٹنٹ یہی ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنی اسٹریٹجی چینج کریں. آپ نے بھی ہائی کورٹ کو موو کیا ہے، if I'm not mistaken، کہ آپ بھی ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے. جی بالکل، ہم نے یہ ریکویسٹ ڈالی ہے اور ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے. اور ہماری جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو، حکومت سے بات چیت ہو، اور جو عمران خان کو، بشریٰ بی بی کو کچھ ریلیف جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ملک میں جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ نیچے. صحیح. فواد صاحب آپ نے جو سسٹم کے حوالے سے آپ نے ابھی کچھ ہی روز قبل کہا بھی کہ وہ آپ متفق ہیں محسن نقوی صاحب کی اس بات سے کہ ہاں یہ سسٹم کم از کم اس شکل میں تو آگے نہیں چل سکتا اور کچھ دوسرا ہونا چاہیے. اب کیونکہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر دیکھ چکے ہیں، رہ بھی چکے ہیں سسٹم کے حصے میں. جنرل مشرف کا سسٹم الگ تھا، جنرل باجوہ کا سسٹم بالکل ڈیفرنٹ تھا، یہ نظام بالکل ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے. تو آپ واٹ آر یو فور سینگ ایکچولی کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سسٹم کولیپس کی بھی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم کی کچھ حصوں کی بھی بات ہے، پھر 28ویں ترمیم کی بھی بات ہے. جو محسن نقوی صاحب کی بات کا یہ حصہ ہے نا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی رائے مختلف نہیں ہوتی. میڈیا ہو یا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا عوام ہوں، آپ سب سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں وہ یہ بات تو صحیح ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اب اگر محسن نقوی صاحب کے اوپر تنقید تو یہ ہے نا کہ وہ خود ہی اس سسٹم کا حصہ ہے جنہوں نے کولیپس کروایا ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ تنقید کر رہے ہیں. اب جو اس کا وہ بھی دیکھیے بیسکلی تو ڈیولوشن کی بات ہے. ڈیولوشن اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. اور اگر آپ چاہیں کہ یہ وہ چاہے ڈویژنس کو مضبوط کر کے ہونی ہے، نئے پروونسز بنا کے ہونی ہے، یا لوکل گورنمنٹ کو آئینی ایک تحفظ دے کے ہونی ہے، یہ ڈیولوشن جو ہے یہ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے. اور اس کے اوپر ایک جو بحث اب ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی مثبت بحث ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتی ہے. فواد چودھری صاحب آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں. یہاں پر جس قسم کی رساکشی ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، پیپلز پارٹی بڑی نالا ہے، ناراض ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی ایک حکومت جس کے وہ ان کے والد صاحب بلاول صاحب کے صدر ہیں، ان کے وائس چیئرمین سیکرٹری جنرل ہیں، گورنر ان کے لگے ہوئے ہیں، ہر حکومت کا حصے میں وہ ہیں، انہوں نے آپس میں چیزیں بانٹی ہوئی ہیں. تو پھر کیا بلاول صاحب یا پاکستان کے لوگ کیا بیوقوف ہیں یا بالکل ہی احمق ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ الیکشن دیکھیں نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر، یہ تو صرف ایک خواہ مخواہ کا خرچہ ہے ایسے ہی ایسے پردہ ڈالنے کے لیے. ادروائز تو دونوں پارٹیاں آپس میں اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یہ اتنی سیٹیں آپ کی ہیں اتنی ہماری ہیں، اللہ خیر صلی اللہ.
तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि इसका अल्टीमेटली जो ये कर रहे हैं उसका क्या उसका इम्पैक्ट है। यानी आप बिलावल साहब क्या समझते हैं कि हुकूमत में भी वो, अब यही तो देखिए ना, मोहसिन नकवी कहते हैं कि निज़ाम कोलैप्स है, तो सदर का बेटा भी अपोजिशन में है, जो वज़ीर दाखिला है वो भी लग रहा है अपोजिशन का लीडर है, जो आपकी इसका कम्युनिकेशन का वजीर है वो भी अपोजिशन में है, सेहत का वजीर भी अपोजिशन में है। तो पता ही नहीं चलता कि भाई अपोजिशन किसने करनी है और हुकूमत किसने करनी है। एक मलगूबा बना हुआ है जिसमें ना सर है ना पैर है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर रियली इससे समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। और रोज़ाना सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं हमारी ताकतवर हलकों से बात हुई है या ताकतवर तरीन सिस्टम की किसी से बात हुई है और ये ऐसे ही चलता रहेगा और हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। ये बात मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं। इसको कैसे फिर देखते हैं कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जिस निज़ाम कोलैप्स कर गया, और मैं और आप नहीं कह रहे, निज़ाम खुद कह रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं लेकिन हम चलाएंगे इसको 5 साल। वही ना जी, ये तो बिल्कुल ही मजाक है। और देखिए ये भी बड़ी बदकिस्मती है ना कि आप जब कोई सहाफ़ी कहता है कि मेरी बड़ी ताकतवर शख्सियत से बात हुई है, तो किसी का एक लम्हे के लिए भी ध्यान इधर नहीं जाता कि उनकी शायद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से बात हुई हो। हर एक यही सोचता है कि उनकी बात तो एस्टेब्लिशमेंट से ही हुई होगी, वरना बाकियों की तो कोई औकात नहीं है। तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली जो जब तक आप पाकिस्तान में, और फिर रोना हमारा ये है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, भाई कैसे आए, आपकी कोई बंदे विजिबल नहीं है, पॉलिसी किसी की विजिबल नहीं है। हर पॉलिसी हमारी जो है वो आज तक अभी तक मैं आप बताएं किस जमहूरी मुल्क में ये होता है कि आप शहबाज शरीफ साहब ने 5 बजट दिए, अब तक उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं दिया। मरियम नवाज जो है उन्होंने अपने 3-4 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक इंटरव्यू दिया। हमें पता ही नहीं ये लोग, इनकी सोच क्या है, इश्यूज के ऊपर ये क्या सोचते हैं क्या नहीं करते। हर दफा इलेक्शन होता है, ठप्पे लगा के फॉर्म बदल दो जी, ये हो गया, अल्लाह खैर चला। तो ये 25 करोड़ का मुल्क है, रोजाना हम नीचे से नीचे जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे जो है वो आप इस जो नीचे जा रहे हैं उसको कैसे रोकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करें।